हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ऑन लर्निंग प्लेटफॉर्म ग्रेट जीनियसेस। और मैं आपकी साइंस टीचर ज्योति अग्रवाल आपका वेलकम करती हूँ हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, हमारे न्यू चैप्टर के बारे में। अभी आप 8th क्लास में हो गए हो तो थोड़ा सा आपको मैच्योरिटी दिखानी होगी, बाकी हमारा साथ आपके साथ हमेशा रहेगा। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्रॉप। बच्चों, क्रॉप क्या होती है? आप अपने घरों में रोटी खाते हो, है ना, सब्जियां खाते हो, ये सारे आपको पता है फार्मर्स उगा रहे हैं। ये जो चीज़ें हैं वो उग रही हैं किस पे? लार्ज स्केल पे। तो ये हमारे लिए क्या काम करती हैं? क्रॉप का। ये सारी क्या होती है? क्रॉप, जिनको बल्क क्वांटिटी में उगाया जाता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में। तो स्टार्ट करें। तो देखो बच्चों, हमें फूड की ज़रूरत क्यों है? वाई डू वी नीड फूड? एक्चुअली स्टूडेंट्स, आप लोग जैसे काम कर रहे हो, है ना, सुबह उठे, फिर आपने ब्रश किया, नहाए, उसके बाद आप स्कूल जा रहे हो। स्कूल के अंदर आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ोगे, गेम्स के अंदर गेम्स खेलोगे, डांसिंग लेक्चर्स के अंदर आप डांस करोगे, म्यूजिक लेक्चर्स के दौरान आप म्यूजिक प्ले करोगे। तो बच्चों, हमें डेली की एक्टिविटीज़ के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। अगर हमारे पास एनर्जी नहीं होगी तो हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है? फूड की। तो इसीलिए हम फूड खाते हैं। लेकिन बच्चों, जैसे जैसे आप काम करते हो तो हमारी बॉडी में वियर एंड टियर होते रहते हैं। मतलब कोई टिश्यूज, कोई सेल्स डैमेज होती ही रहती हैं। आप जैसे खेलते खेलते गिर गए, आपको चोट लग गई, तो आपकी सेल जो हैं वो डैमेज हो जाएंगी। उन डैमेज सेल को रिपेयर करने के लिए भी हमें किसकी ज़रूरत होती है? फूड की। क्योंकि हमारे जो टिश्यूज हैं वो वियर एंड टियर उनमें लगातार चलती ही रहती है। आप कोई एक्टिविटी करोगे, आपके सेल डैमेज होते रहेंगे। तो उनको प्रॉपर फंक्शनिंग में लाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? फूड की। तो फूड हम क्यों खाते हैं? हमें फूड क्यों चाहिए बच्चों? बिकॉज इट गिव्स अस एनर्जी। ये हमें एनर्जी देता है, हमें हेल्दी रखता है, हमें ग्रो करने के लिए। आप पहले छोटू से थे, अब आप धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हो बच्चा पार्टी। तो यानी कि आपको ग्रो करने के लिए भी किसकी ज़रूरत है? फूड की ज़रूरत है। और हमारे जो डैमेज्ड और वोर्न आउट टिश्यूज़ हैं उन्हें रिप्लेस और रिपेयर करने के लिए भी हमें क्या चाहिए? फूड चाहिए। इसीलिए हमें टाइम टाइम पे एक हेल्दी और बैलेंस्ड डाइट खानी चाहिए। हेल्दी और बैलेंस डाइट मतलब जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हों, फैट्स भी हों, प्रोटीन्स भी हों और मल्टीविटामिन्स भी मौजूद होने चाहिए। अगर हम ऐसी डाइट लेंगे तभी हमारे जो फूड है वो हमें हेल्दी रख सकेगा, हमारी ग्रोथ प्रॉपरली वे में होगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा व्हाई डू वी नीड फूड। तो अब देखो बच्चों, जो हमारे प्लांट्स हैं, जो हमारे एनिमल्स हैं, वो कैसे अपना फूड लेते हैं। तो यू ऑल आर फैमिलियर कि जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं यूजिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से वो अपना फूड खुद जनरेट करते हैं, यानी वो अपना फूड अपने लिए खुद बनाते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है कि जो हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जो हमारे क्या होते हैं बच्चों? ग्रीन प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल। उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? क्लोरोफिल। ग्रीन प्लांट्स में ये एक ग्रीन कलर पिगमेंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। और इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, सनलाइट, वाटर, ये सारे इनकी प्रेजेंस में कौन सी रिएक्शन होती है बच्चों? फोटोसिंथेसिस। कौन सी रिएक्शन होती है? फोटोसिंथेसिस, जिसके दौरान पेड़ पौधों के अंदर क्या सैचुरेट हो जाता है? ग्लूकोज। उसके अंदर ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है और वही ग्लूकोज प्लांट्स के अंदर फ्रूट का काम करता है, फ्रूट्स जनरेट करता है। तो यानी जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और जो एनिमल्स हैं वो अपने खाने के लिए किस पे डिपेंड होते हैं? वो डिपेंड होते हैं प्लांट्स के ऊपर। वो किस पे डिपेंड होते हैं बच्चों? प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। अगर प्लांट्स, जो देखो आपने देखा होगा कि जो गाय है, बकरी है, वो क्या करती हैं? घास खाती हैं। और घास क्या है? पौधे हैं, वो तो प्लांट्स हैं। तो यानी कि एनिमल्स सारे के सारे अपनी फीडिंग के लिए किस पे डिपेंड है?
प्लांट्स के ऊपर डिपेंड हैं। बच्चों वी आर ऑल्सो एनिमल्स। आप जानते होंगे कि ह्यूमंस जो हैं वो भी वन ऑफ द पार्ट ऑफ एनिमल्स हैं। तो हम भी एक तरीके से एनिमल्स हैं। तो हम भी किस पे डिपेंड है अपने फूड के लिए? हम डिपेंड हैं पौधों के ऊपर और एनिमल्स के ऊपर भी। जैसे हमें गाय दूध देती है ना। कई लोग जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो डिपेंड करते हैं किसके ऊपर? कोक के ऊपर, हैन के ऊपर, क्योंकि वो अंडे खाते हैं। तो इस तरीके से हम अपनी फूड के लिए दूसरे लोगों पर डिपेंड हैं। जैसे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड हैं, एनिमल्स के ऊपर डिपेंड हैं। तो प्लांट्स जो हैं वो लेकिन किसी पे डिपेंड नहीं हैं, वो अपना फूड खुद बनाते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब देखो बच्चों, क्रॉप क्या होती है? क्रॉप क्या होती है? अभी मैंने आपको बताया था कि जब हम लार्ज स्केल के ऊपर, जब हम बहुत बड़े लेवल पर क्या प्रोड्यूस करते हैं, एक स्पेसिफिक तरह की प्लांटिंग करते हैं। जब हम सेम काइंड ऑफ जो प्लांट हैं उनको कल्टीवेट करते हैं ऑन अ लार्ज स्केल, तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसे कहते हैं क्रॉप। उसे क्या कहते हैं? क्रॉप। व्हेन वी कल्टीवेट द सेम काइंड ऑफ क्रॉप, व्हेन वी कल्टीवेट द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ऑन अ लार्ज स्केल, जब हम बहुत बड़े लेवल पे यानी बल्क क्वांटिटी में अगर हम किसी भी प्लांट को बोते हैं, उसको उगाते हैं, तो वो हमारी क्या बन जाती है बच्चों? क्रॉप्स बन जाती हैं। आपने सुना होगा कि बेसिकली क्रॉप्स कितने तरह की होती हैं? 3 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? रबी, खरीफ एंड जैद क्रॉप्स। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे हमारी टाइप्स ऑफ क्रॉप्स के बारे में। तो हमारे 3 टाइप ऑफ क्रॉप्स कौन से हैं बच्चों? हमारे 3 टाइप ऑफ जो क्रॉप्स हैं वो क्या हैं? खरीफ, रबी एंड जैद। खरीफ क्रॉप क्या होती है? जो मॉनसून में होती है। आप सुनते होगे ना कि मॉनसून आ रही है, तो जो हमारी खरीफ क्रॉप है वो कब होती है बच्चों? मॉनसून के अंदर, क्योंकि इसे ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन जो रबी की क्रॉप होती है वो किस में होती है? विंटर में। इसकी वाटर रिक्वायरमेंट्स बहुत कम होती हैं। और जो जैद क्रॉप्स होती हैं वो किस में होती हैं? समर में। जो जैद क्रॉप्स होती हैं वो किस में होती हैं बच्चों? समर्स में। अब आपको पता है मॉनसून का टाइम क्या होता है? मॉनसून का टाइम होता है जुलाई टू अक्टूबर। जो मॉनसून आती है उसका टाइम क्या होता है? जुलाई टू अक्टूबर। और रबी की क्रॉप का टाइम क्या होता है? अक्टूबर टू फरवरी। और जैद क्रॉप्स का टाइम क्या होता है? मार्च टू जून। ठीक है, बिकॉज ये समर की हैं तो समर आपको पता है मार्च टू जून में ज्यादा होती है। ये विंटर की हैं तो विंटर कब होती है? अक्टूबर टू फरवरी होती है। और खरीफ क्रॉप्स कब होती हैं? जब आपका मॉनसून सीजन होता है, यानी जब बारिश का टाइम होता है। तो बारिश कब होती है? बेसिकली जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर मंथ में। ठीक है, अब देखो हमारी खरीफ क्रॉप्स कौन सी हैं, रबी क्रॉप्स कौन सी हैं एंड जैद क्रॉप्स कौन सी हैं। तो जो हमारी खरीफ क्रॉप्स हैं वो कौन सी हैं? राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, कॉटन, ग्राउंडनट, जूट, उड़द दाल, मूंग दाल एंड तूर दाल। ये हमारी कौन सी हैं? ये हमारी खरीफ की फसलें हैं। कौन सी? राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, कॉटन, ग्राउंडनट, मूंग दाल, तूर दाल, जूट। ये सारी क्या है? हमारी खरीफ की फसलें हैं, यानी खरीफ क्रॉप्स हैं। और हमारी रबी क्रॉप्स कौन सी हैं? जैसे वीट, ये तो आपने सुना होगा कि गेहूं जो है वो सर्दियों में होता है, तो जो वीट है वो सर्दियों में होता है। बार्ले, ग्राम, पीस एंड मस्टर्ड यानी सरसों। तो जो हमारी सरसों हो गई, आपने साग खाया होगा, सरसों का साग बहुत फेमस है, पंजाबी डिश है इट्स। तो जो सरसों का साग होता है वो कब होता है? विंटर्स में होता है। तो आप वहां से भी याद रख सकते हो कि मस्टर्ड हो गया, वीट हो गया, ये कब होती हैं? विंटर में होती हैं। और विंटर की क्रॉप्स को हम क्या कहते हैं? रबी की क्रॉप्स कहते हैं। फिर है बच्चों जैद क्रॉप्स। जैद क्रॉप्स कौन सी होती हैं? जो समर में होती हैं। समर में बताओ कौन कौन सी चीजें सबसे ज्यादा बिकती हैं? वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर, वेजिटेबल एंड फूडर क्रॉप्स। ठीक है, आप 2-3 याद रख लेना। कौन कौन सी याद रखोगे? सबसे ज्यादा गर्मियों में क्या आता है? सबसे ज्यादा गर्मियों में आता है वाटरमेलन, मस्क मेलन, मैंगो। तो आप यहां से याद रख सकते हो कि जो हमारी जैद क्रॉप्स होती हैं वो समर में होती हैं। और समर की फसलें कौन कौन सी हैं जो हमें समर में इजीली अवेलेबल होती हैं? सबसे ज्यादा कुकुम्बर होता है, मस्क मेलन होता है, वाटरमेलन होता है। तो दीज आर द बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ अवर क्रॉप्स। फर्स्ट वन इज खरीफ क्रॉप, सेकेंड वन इज रबी क्रॉप एंड थर्ड वन इज जैद क्रॉप। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट्स?
अब देखो बच्चों, हम क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं तो उसके बेसिक स्टेप्स कौन कौन से हैं, है ना। डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स लगते हैं किसी भी चीज को उगाने के लिए। तो जब भी आप कोई भी क्रॉप अगर उगा रहे हो, आप कोई भी क्रॉप को ग्रो करना चाहते हो, तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो फर्स्ट वन जो स्टेप है वो क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। देखो बच्चों, जो प्लांट्स हैं, जो आप क्रॉप लगा रहे हो, जो भी आप उगा रहे हो, वो कहाँ उगेगा, वो उगेगा एक मिट्टी के अंदर। और वो मिट्टी क्या होनी चाहिए, फर्टाइल होनी चाहिए। अगर वो मिट्टी फर्टाइल नहीं होगी, यानी कि वो हमारी क्रॉप को मल्टी न्यूट्रिएंट्स नहीं दे पाएगी, तो हमारी क्रॉप उगेगी नहीं। आपने देखा होगा कुछ पौधे मर जाते हैं ना, तो हमारी क्रॉप तो मर जाएगी। तो हम कैसे उगाएं हमारी क्रॉप को, तो हमारी क्रॉप को बेटर वे से उगाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करनी चाहिए। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल यानी सॉइल के अंदर अगर कोई न्यूट्रिएंट्स की कमी है तो हमें वो न्यूट्रिएंट्स उसमें ऐड करने चाहिए। और अगर उसके अंदर जो मिट्टी है वो सॉफ्ट नहीं है तो हमें उसको एक तरीके से सॉफ्ट भी करना पड़ेगा, उसकी फर्टिलाइज पावर जो है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या होती है बच्चों, टू लूजन एंड टर्न द सॉइल। देखो बच्चों, क्या होता है कि आप जैसे खेत होते हैं तो खेतों के अंदर मिट्टी डली होती है। अब उसके अंदर आपने एक फसल उगा ली, दूसरी फसल उगा ली, तो धीरे धीरे उसकी जो टॉप मोस्ट लेयर्स होंगी उसके न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल खत्म होने शुरू हो जाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ता है, उस सॉइल को टर्न करना पड़ता है। जैसे जैसे वो सॉइल टर्न होगी तो जो नीचे वाली मिट्टी होगी वो ऊपर आ जाएगी और ऊपर वाली मिट्टी नीचे चली जाएगी, और नीचे वाली मिट्टी के जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो हमारी क्रॉप को मिल जाएंगे। यानी कि हमें क्या करनी पड़ेगी, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करनी पड़ेगी। फिर है बच्चों सोइंग। सोइंग होता है बीज बोना, कि आपने बीज डाल दिए, सीड्स डाल दिए। तो अगर हम सीड्स लगा देते हैं, मिट्टी के अंदर डाल देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, सोइंग, यानी प्लांटिंग ऑफ सीड्स ऑफ अ क्रॉप इन सॉइल। ठीक है, सोइंग क्या होता है, प्लांटिंग ऑफ सीड्स। आपने सीड डाले और उसके बाद वो क्रॉप उगेगी, तो उसे हम क्या कहते हैं, सोइंग। अब देखो बच्चों, आपने बीज तो डाल दिए, अब अगला काम क्या होगा, उसे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना, ताकि वो हमारी जो फसल है वो बहुत अच्छे से उग जाए। तो अब हमें क्या डालने पड़ेंगे उसके अंदर, मैन्योर्स, फर्टिलाइजर्स, है ना। तो उसके बाद हम डालेंगे मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो अब मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स क्या काम करते हैं, हमारी जो क्रॉप है उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसमें मैन्योर्स ऐड करने चाहिए, फर्टिलाइजर्स ऐड करने चाहिए, ताकि उन्हें सारे न्यूट्रिएंट्स मिल सकें, ताकि उन्हें क्या मिल सके, सभी टाइप के न्यूट्रिएंट्स मिल सके। तो बच्चों, उसके बाद जब हम उसमें मैन्योर ऐड कर देते हैं, फर्टिलाइजर ऐड कर देते हैं, तो जो हमारी क्रॉप होती है उसकी डेवलपमेंट के लिए जितने न्यूट्रिएंट्स उसको चाहिए होते हैं वो सारे उसको मिल गए। अब वो क्या करेगी, उगना शुरू होगी, वो धीरे धीरे ग्रोथ लेगी। तो उसकी ग्रोथ के लिए उसको क्या चाहिए, पानी चाहिए। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इरिगेशन। हम क्या करेंगे, इरिगेशन। इरिगेशन मीन्स जो हमारी फसलें हमने उगाई हैं, जो हमारी हमने क्रॉप सो की हैं, उसके अंदर आपको पानी डालना है। पानी किस तरीके से डालना है, कितना डालना है और कब कब डालना है, उसे हम क्या कहते हैं, इरिगेशन। तो इरिगेशन क्या होता है, सप्लाइंग वाटर टू प्लांट्स एट रेगुलर इंटरवल्स। अगर हम वाटर सप्लाई करते हैं प्लांट्स को एट रेगुलर इंटरवल, तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, उसे हम कहेंगे इरिगेशन। वो क्या होती है, इरिगेशन। अब देखो, आपकी फसल उग गई, ठीक है। अब क्या होता है बच्चों, जब फसल उगती है तो उसमें हमें जो पौधे नहीं चाहिए, जो ऐसे आलतू फालतू के पौधे होते हैं, वो भी साथ में लग जाते हैं। हम उन्हें क्या कहते हैं, वीड्स। हम उन्हें क्या बोलते हैं, वीड्स। जो आलतू फालतू के पौधे होते हैं ना, जो हमारी जरूरत के नहीं होते, जो ऐसे ही अपने आप अपनी मर्जी से उग जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, वीड्स कहते हैं। तो हमें हमारी फसल की प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी, किससे, वीड्स से। ठीक है, तो हमें हमारी फसल को सेव करना पड़ेगा, किससे, वीड्स से। तो प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स यानी रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट्स फ्रॉम द कल्टीवेटेड फील्ड। हमें क्या करना है कि जो हमारी हमने जहां पे क्रॉप लगा रखी है, तो हमने क्या करना है, उसमें से जो एक्स्ट्रा पौधे, जो हमारी जरूरत के पौधे नहीं थे, जो प्लांट्स हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है, हमें उन्हें निकाल के फेंकना है। क्यों,
ताकि हमारी जो क्रॉप है उसको प्रॉपर लाइट मिल सके, प्रॉपर वाटर मिल सके, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल सके। क्योंकि अगर आप खुद सोचो कि अगर आपकी क्रॉप के अंदर अनवांटेड प्लांट्स भी होंगे तो वो पानी भी पिएंगे, सॉइल से न्यूट्रिएंट्स भी एब्जॉर्ब करेंगे और सनलाइट भी एब्जॉर्ब करेंगे, तो हो सकता है कि वो बड़े बड़े हो जाएं और जो हमारी फसल है यानी जो हमने क्रॉप लगाई थी उसको कुछ प्रॉपर अमाउंट में मिले ही ना और वो उगे ही ना। मतलब आपने टमाटर के पौधे लगाए हैं, ठीक है, मान लेते हैं आपने जो टमाटर है उसको उगाया है, लेकिन उसके अंदर हरी मिर्च के पौधे लग गए। अभी हरी मिर्ची वाले पौधे तो बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से हो रहे हैं, बट आपका टमाटर उग ही नहीं रहा, क्योंकि ना तो उसे स्पेस मिल रहा है, ना उसे लाइट मिल रही है, ना प्रॉपर वाटर मिल रहा है। तो हरी मिर्ची यहाँ पे हमारे लिए क्या हो गई, अनवांटेड प्लांट हो गई। तो हम क्या करेंगे, उस प्लांट को उखाड़ के अगर हमें चाहिए होगा तो कहीं और लगा देंगे, अगर नहीं चाहिए तो फेंक देंगे। तो ये हमारे होते हैं वीड्स, जिनको हमें साइड करना पड़ता है, हटाना पड़ता है हमारी कल्टीवेटेड क्रॉप से, ताकि जो हमने अपनी मर्जी से क्रॉप लगाई है, जो हमें बल्क क्वांटिटी में क्रॉप चाहिए, उसके अंदर कोई भी दूसरे पौधे ना उगे, यानी कि वो ना तो स्पेस ऑक्यूपाई करें, ना ही वाटर को अब्जॉर्ब करें और ना ही न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करें। इसीलिए हमें उन्हें साइड करना पड़ता है, हटाना पड़ता है, उन्हें रिमूव करना पड़ता है। फिर मान लो आपकी क्रॉप हो गई, बड़ी बड़ी हो गई, उसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे टमाटर लग गए, मान लेते हैं आपने टमाटर लगाए थे और बहुत सुंदर सुंदर लाल लाल कलर के टमाटर हो गए। अब उन्हें क्या करना है, तोड़ के स्टोर करना है। तो नेक्स्ट आता है बच्चों हार्वेस्टिंग। नेक्स्ट क्या आता है, हार्वेस्टिंग, कटिंग, यानी हम क्या करेंगे, कटिंग करेंगे जो हमारी क्रॉप मैच्योर हो चुकी है उसे फील्ड में से, जो हमारा खेत है उसमें से आपको क्या करना है, जो आपकी क्रॉप मैच्योर हो गई है उसको फील्ड में से हटाना है, मतलब फील्ड से इकट्ठा करना है, कलेक्ट करना है, तभी हम उसे यूज कर पाएंगे ना। तो हमें नेक्स्ट क्या करना है बच्चों, हार्वेस्टिंग, यानी हमें अपनी क्रॉप को कलेक्ट करना है। अब आपने क्रॉप कलेक्ट कर ली, मान लेते हैं आपके पास 15-20 किलो, वैसे जो क्रॉप्स हम खेतों में लगाते हैं उसमें क्विंटल्स में बच्चों क्रॉप प्रोडक्शन होती है, लेकिन हम छोटे लेवल पे, यानी बिकॉज हम छोटे छोटे हैं, हम छोटे लेवल पे सोचते हैं। अगर मान लो कि आपने अपने कहीं पे भी पौधे लगाए और आपके टमाटर उग गए, अब 15-20 किलो टमाटर इकट्ठे हो गए, तो आपको उनको स्टोर भी तो करना पड़ेगा, वरना वो पड़े पड़े गल जाएंगे, है ना, सड़ जाएंगे। अब हमें उन्हें क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा। वैसे ही जो किसान लोग होते हैं उनके पास तो बहुत एरिया होता है, वहां तो बहुत ज्यादा क्रॉप प्रोडक्शन होती है, तो उन लोगों को भी उसे स्टोर करना पड़ता है प्रॉपर वे से, एक अच्छे तरीके से स्टोरेज भी हमें करनी पड़ती है, ताकि जो हमारे ग्रेन्स या जो भी हमने फसल लगाई है, जो हमारी क्रॉप की प्रोडक्शन है, उसे ना तो कोई जानवर डैमेज कर सके, ना ही वो बारिश की वजह से या मिट्टी की वजह से खराब हो सके। तो यानी कि कीपिंग ग्रेन्स और प्रोड्यूस सेफ फ्रॉम रैट्स, जानवरों से बचा के रखना है, इंसेक्ट से बचा के रखना है, और किससे बचा के रखना है, मॉइस्चर से। इसीलिए हम क्या करते हैं, क्रॉप की स्टोरेज करते हैं। समझ में आया? दीज आर द बेसिक स्टेप्स टू प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। ये अगर हम क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमें ये सब करना पड़ेगा। तो एक बार इस चार्ट की हेल्प से समझ लेते हैं। तो पहला क्या था, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जिसके अंदर हमें क्या करना था, जो सॉइल थी उसको लूजन करना था, उसके अंदर मैन्योर्स डालने थे, ताकि वो क्या हो जाए, जो मिट्टी है उसमें न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल हो जाएं, और हमारी जो सॉइल है वो फर्टाइल हो, यानी अगर हम कोई भी क्रॉप लगाएं तो वो जो है बल्क लेवल में हमें बहुत अच्छी प्रोडक्शन दे। ठीक है, तो पहला जो हमारा स्टेप है वो क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। जो हमारा सेकेंड स्टेप है वो क्या है बच्चों, सोइंग ऑफ सीड, यानी बीजों को फेंकना, बीजों को उगाना। आप जैसे आपने देखा होगा कि फार्मर्स ऐसे खेत के अंदर ऐसे बीज डालते हैं, क्यों, क्योंकि वो एक एक बीज नहीं उगा सकते हैं, उनके पास बहुत बड़े लेवल पे जमीन होती है, बहुत ज्यादा एरिया होता है उगाने के लिए, तो हमें बीजों को प्रॉपर तरीके से लगाना होता है। तो वो मशीन्स का भी हेल्प लेते हैं, कई बार हाथ से ऐसे भी डाले जाते हैं बीज। तो
हमारे जो सीड्स हैं अच्छे, पहले तो क्या स्टेप होगा कि आप अच्छे सीड सिलेक्ट करो। अगर आपने बेकार सीड सिलेक्ट कर लिए तो आपकी फसल उगेगी ही नहीं। तो यानी हमें गुड सीड्स की क्वालिटी तो मैटर करती है, तो हमें अच्छे सीड्स की क्वालिटी लानी है। तो हमने क्या किया, सिलेक्ट किया गुड सीड को, फिर हमने सीड को क्या करना है, बोना है, सो करना है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, मशीन वगैरह चाहिए, या हम अपने हाथ से भी कर सकते हैं। तो सीड ड्रिल से हम क्या कर सकते हैं, उनको सीड्स को लगा सकते हैं। फिर अब उनको क्या करना पड़ेगा, छोटे छोटे पौधे हो जाएंगे तो उनको कई बार ट्रांसप्लांट भी करना पड़ता है। तो उसके बाद हमें करनी है ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, इसके बाद क्या है, इरिगेशन यानी वाटर डालना। आपने बीज लगा दिए, अब आपकी फसल जो है वो उगनी शुरू हो जाएगी, जो बीज हैं वो कन्वर्ट होने शुरू हो जाएंगे पौधों में। तो जब हमारे बीज जो हैं वो पौधों में कन्वर्ट होने शुरू हो जाएंगे तो आपको क्या करना है, उसमें पानी डालना है, यानी आपको वाटर के साथ क्या करानी है, इरिगेशन करानी है। तो वाटर इरिगेशन जो है वो कितने तरह से होती है, 2 तरह से होती है। ट्रेडिशनल मेथड्स भी हम यूज कर सकते हैं और मॉडर्न मेथड्स भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, देयर आर 2 वेज ऑफ इरिगेशन। कौन कौन से हैं, मॉडर्न मेथड और ट्रेडिशनल मेथड। इसके बाद आता है बच्चों पेस्टिसाइड्स, स्प्रे करना पेस्टिसाइड को। अब देखो बच्चों, जब आपकी फसल उगनी शुरू होगी तो उसमें कीट पतंगे लग जाएंगे, है ना। क्या होता है कि जब हमारी फसल लगनी शुरू हो जाती है तो कई बार उसमें कीड़ा लग जाता है, कई बार उसको जो छोटे छोटे जानवर होते हैं वो खाना शुरू कर देते हैं। तो हमें टाइम पे इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स को स्प्रे करना पड़ता है। हमें क्या करना पड़ता है, अगर हम टाइम पे इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का अगर स्प्रे नहीं करेंगे तो हमारी जो फसल है उसे कीट पतंगे खा जाएंगे, उसे सारे कीट पतंगे क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, खराब कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें करनी है वीडिंग यानी जो पौधे हमारी मर्जी के बिना उग गए हैं, अनवांटेड प्लांट्स हैं, उन्हें रिमूव करना है हमारे खेत से, हमारे फील्ड से। हमें क्या करना पड़ेगा, उन्हें रिमूव करना पड़ेगा, ताकि हमारी जो मेन क्रॉप है वो अच्छे से क्या ले पाए, सनलाइट एब्जॉर्ब कर पाए, वो अच्छे से वाटर एब्जॉर्ब कर पाए और उसे प्रॉपर स्पेस मिले। ठीक है, फिर हम क्या कर सकते हैं, या तो उखाड़ सकते हैं उन पौधों को जो एक्स्ट्रा उग गए हैं, या फिर हम वीडिसाइड्स का यूज कर सकते हैं, लाइक इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। तो हम क्या कर सकते हैं, वीडिसाइड्स का भी यूज कर सकते हैं। अब आपकी फसल बनके तैयार हो गई, आपने हार्मफुल जो पौधे थे वो भी निकाल के फेंक दिए, कीट पतंगे भी नहीं लगने दिए। अब क्या होगी, हमें यील्ड मिलेगी, यानी कि हमारी जो क्रॉप है वो बल्क प्रोडक्शन करेगी और हमने जिसके लिए उसे उगाया था हमें वो मटेरियल अवेलेबल होगा। तो अब उसको क्या करना पड़ेगा, कलेक्ट करना पड़ेगा, यानी हम क्या कर सकते हैं, हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स। या तो हम मैन्युअली करें या फिर हम क्या करें, मशीन्स का यूज करके। ठीक है, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमने फसल उगाई है उसे हार्वेस्ट करना पड़ेगा, उसे उसकी हार्वेस्टिंग जरूरी है, वरना तो वो खेत में पड़ी पड़ी हमारे किस काम की है। तो अगर हम उसे हार्वेस्ट करेंगे या तो हम मैन्युअली कर सकते हैं या फिर हमें मशीन्स का यूज करना पड़ेगा। फिर है बच्चों स्टोरिंग ऑफ क्रॉप्स, यानी हमें इनको स्टोर भी करना पड़ेगा। जो आपने फसल हार्वेस्ट कर ली हमें उसको प्रॉपर स्टोर करना पड़ेगा, ताकि वो ना तो खराब हो, ना ही उसमें मॉइस्चर कैच हो, ना ही वो एनिमल्स की पहुंच तक आए। अगर वो एनिमल्स की पहुंच में आ गई बच्चों तो एनिमल सारी क्रॉप को खा जाएंगे और हमारे पास तो कुछ भी नहीं आएगा। इसीलिए हमें अपनी फसल को बचा के रखना पड़ेगा, प्रॉपर वे से स्टोर करना पड़ेगा। तो समझ में आया। अब हम एक एक स्टेप को डीपली पढ़ेंगे कि हमें ऐसा करना क्यों पड़ता है। जैसे हमारा जो फर्स्ट स्टेप है बच्चों वो क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सोइल, यानी सोइल को प्रिपेयर करना। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ऐसा क्यों जरूरी है कि हम सोइल को प्रिपेयर करते हैं, बिकॉज जो हमारे पौधे हैं उनकी रूट्स होती हैं, हर एक पौधे की क्या होती है बच्चों, रूट्स होती हैं, ताकि वो सोइल के अंदर डीप जा सकें, वो क्या कर सकें, सोइल के अंदर डीप जा सकें और जो सोइल है वहां से अच्छे तरीके से एयर एब्जॉर्ब करके जो हमारा पौधा है वो प्रॉपर ग्रो कर सके, जो हम पौधे लगा रहे हैं वो प्रॉपर ग्रो कर सकें। इसीलिए हम सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं, हम सॉइल को लूजन करते हैं, ताकि हमारी जो रूट्स हैं वो उस मिट्टी के अंदर डीप जा सकें।
ठीक है। और ये जो हमारी जो रूट्स हैं वो क्या करती हैं, वो अर्थवॉर्म्स और माइक्रोब्स को ग्रोथ में हेल्प करती हैं। वो किसके लिए हेल्प करती हैं, ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स एंड अर्थवॉर्म्स की वजह से। तो अब हमें क्या करना पड़ता है, इसीलिए हमें टर्न करना पड़ता है और सॉइल को लूज करना पड़ता है, ताकि जो हमारी न्यूट्रिएंट रिच सॉइल है वो तो ऊपर आ सके और जिसके अंदर थोड़ी बहुत न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई वो नीचे जा सके, ताकि हमारा पौधा प्रॉपर एयर एब्जॉर्ब करके प्रॉपर ग्रोथ कर सके। समझ में आई बच्चों? इसीलिए हमें क्या चाहिए, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करते हैं तो देखो क्या होता है कि आप लोग इस 2 वे से यूज कर सकते हो। ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 वे से यूज कर सकते हैं। देखो जैसे ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक किसान, बिकॉज मान लेते हैं कि इस किसान के पास प्रॉपर अमाउंट नहीं है, प्रॉपर पैसे नहीं है कि ये बड़ी बड़ी ट्रैक्टर खरीद सके, तो ये क्या कर रहे हैं, 2 जो हमारे पास बलद हैं, 2 जो हमारे पास क्या हैं बलद, उनकी हेल्प से ये क्या कर रहे हैं, इसको जो हमारा खेत है उसकी प्लफिंग कर रहे हैं, या इसको आप बोल सकते हो कि ये टिलिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो क्यों, ताकि हमारी सॉइल जो है वो लूजन हो सके। जब ये बलद चलेंगे यहाँ पे, जब ये हमारे जो किसान है उसकी जो ये खेत के अंदर जैसे जैसे ये चलेंगे तो ये मिट्टी को क्या करेंगे, लूजन करेंगे, ये मिट्टी को क्या करेंगे, टर्न करेंगे। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट्स? और फिर हमारे पास सेकंड वीडियो ये है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक ट्रैक्टर की हेल्प से हमारी जो मिट्टी है, जो हमारी सॉइल है, उसे लूज कर रहे हैं। द प्रोसेस यूज टू लूजन एंड टर्न द सॉइल, उसे हम क्या कहते हैं, प्लफिंग एंड टिलिंग। तो ये हमारी प्रोसेस है, बेसिक प्रोसेस, जो मिट्टी को क्या करती है, लूजन करती है। आप ध्यान से देखिए, ये जो ट्रैक्टर हैं, ट्रैक्टर के जो टायर्स हैं, उनकी शेप इसी तरीके से बनाई जाती हैं और उसमें इस तरीके से नुकीले लगाए जाते हैं ताकि वो मिट्टी को अच्छे से क्या कर सकें, मिट्टी को अच्छे से पलट सकें, टर्न कर सकें। ठीक है, तो दीज आर द 2 वेज। ये हमारा ट्रेडिशनल वे है और दिस इज द मॉडर्न वे। ये मॉडर्न वे है टू लूजन द सॉइल। समझ में आया? तो हम इन दोनों तरीकों से सॉइल को लूज कर सकते हैं। फिर है बच्चों लेवलिंग। लेवलिंग क्या होता है कि कुछ टाइम बाद ना, जैसे जैसे हम खेतों में फसलें लगाते हैं, फसलें काट लेते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि खेतों के अंदर ना मिट्टी का जो लेवल होता है वो अबनॉर्मल होता है, गड्ढे से बन जाते हैं। कहीं पे तो मिट्टी ज्यादा कलेक्ट हो जाती है, कहीं पे मिट्टी कम कलेक्ट हो जाती है। तो हमें क्या करना पड़ता है, ये देखो, ये मिट्टी को एक सार कर रहे हैं। यहाँ पे मिट्टी के बड़े बड़े खड्डे हैं तो उन्हें क्या किया जा रहा है, प्लेन किया जा रहा है। तो जब हम लेवलिंग करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि जो बिग क्लम्स होते हैं, सॉइल के क्रम्स होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, लेवल अप कर देते हैं। बिल्कुल पूरे खेत को एक लेवल में किया जाता है। जो मिट्टी के अंदर बड़े बड़े क्रम्बल्स बन जाते हैं, जो क्रम्स बन जाते हैं, उनको हम क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं और पूरे जो जितना भी हमारा फील्ड होता है उसको एक लेवल में मेंटेन किया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, लेवलिंग। ये प्रोसेस क्या होती है, हमारी लेवलिंग। अब लेवलिंग की हेल्प से क्या होता है, अगर आप लेवलिंग नहीं करते हो, मान लेते हैं कि आपने लेवलिंग नहीं की, तो क्या होगा कि जैसे आप खेतों में पानी दोगे तो एक जगह तो पानी ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा, जहां पे मिट्टी कम होगी ना, जहां पे ऐसे खड्डे से होंगे वहां तो पानी ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा, और जहां पे मिट्टी ऊंची होगी वहां पानी पहुंचेगा ही नहीं। तो हमारी फसलों को, हमारी क्रॉप को प्रॉपर वाटर सप्लाई नहीं मिलेगी, तो ये तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है बच्चों, लेवलिंग करनी पड़ती है। किसकी, फील्ड की, ताकि हम क्या कर सके, इरिगेशन कर सकें, सोइंग कर सकें। समझ में आया? तो इसीलिए हमें लेवलिंग करनी पड़ती है और दिस इज द बेसिक वे टू लेवल अ फील्ड। या तो अपने हाथ से कर लो, बट आज के टाइम में बच्चों मॉडर्न वेज भी हैं, लाइक ग्लेजर। लोग ग्लेजर से भी फील्ड लेवलिंग कराते हैं। समझ में आया? अब देखो लेवलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। तो ये देखो बच्चे, ये हमने खेत आपको दिखा रखा है इस पिक के अंदर। यहाँ पे देखो, ये बिल्कुल फील्ड एक ही लेवल में है, इसके छोटे छोटे हिस्से कर रखे हैं जो सेम लेवल में है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर हम लेवलिंग नहीं करेंगे तो जब हम फुहारे लगाएंगे या फिर हम फ्लड्स या ऐसी कोई भी सिचुएशन होगी अगर हमारे पास, तो वो पानी जो है वो सारी जगह पे नहीं फैलेगा, वो पानी एक ही जगह पे इकट्ठा हो जाएगा। मान लो कि आपने
वाटर स्प्रिंकल करना है, हमें तो पानी सारी फसल में चाहिए, लेकिन वो सारी फसल तक नहीं पहुंचेगा। वो पानी एक जगह पे, जहां पे ऊंचाई, जहां पे नीची होगी मिट्टी वहां पे इकट्ठा हो जाएगा, जहां ऊंचाई होगी वहां पे पानी पहुंचेगा ही नहीं। इसीलिए हमें लेवलिंग करनी पड़ती है, ताकि हम अगर एक बार में भी पानी कहीं से भी छोड़ दें तो वो पूरे खेत में इजीली पहुंच जाएगा। तो यानी कि ये क्यों करनी पड़ती है? फॉर द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। क्यों करते हैं हम लेवलिंग? फॉर द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इरिगेशन वाटर, ताकि हमारा जो पानी है, इरिगेशन वाला वाटर है, वो सारी जगह पे इक्वली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो, और जिसकी वजह से हमारी जो फसल है, जो हमारी क्रॉप है, उसे हम बेटर मैनेज कर पाएं। उसे हम क्या कर पाएं बच्चों? बेटर मैनेज कर पाएं, जिससे हमारी यील्ड एंड क्वालिटी ऑफ क्रॉप क्या हो जाएगी? बेटर हो जाएगी। ठीक है, जिससे हमारी जो यील्ड है और क्वालिटी ऑफ क्रॉप है वो क्या हो जाएगी? बेटर हो जाएगी। क्योंकि अगर सारी फसल को यूनिफॉर्म वाटर डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा तो वो एक जैसी वाटर के अंदर सभी को प्रॉपर वाटर सप्लाई मिलेगी। तो सभी को जब प्रॉपर वाटर सप्लाई मिलेगी तो हमारी क्रॉप की प्रोडक्शन भी बेटर होगी। इसीलिए हमें लेवलिंग द फील्ड जो है, लेवल करना फील्ड को, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो समझ में आया बच्चों? अब देखो, जब हम ट्रेडिशनल वे की बात करते हैं तो पहले के टाइम में क्या होता था? ओक्स की जरूरत पड़ती थी। ठीक है, पुराने टाइम में क्या होता था? जो ओक्स होते थे, जो बलद होते थे, उनकी हेल्प ली जाती थी फील्ड को लेवल अप करने के लिए। लेकिन आज के टाइम पे हम क्या यूज करते हैं? लेजर लैंड लेवलर। हम क्या करते हैं? लेजर लैंड लेवलर यूज करते हैं, ताकि हमारी जो एरिया है, जो हमारा सरफेस है, वो फ्लैट हो जाए, इवन हो जाए। ठीक है, अब देखो, ये अगर हम ऑक्स से करेंगे तो एरिया बहुत ज्यादा है, और इस बहुत ज्यादा एरिया को लेवल अप करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम रिक्वायर होगा। लेकिन अगर हम लेजर की हेल्प से करेंगे तो ये बहुत कम टाइम में जल्दी जो है हम पूरी जो सरफेस है उसे लेवल अप कर लेंगे। और जब हम पूरे सरफेस को इजीली लेवल अप कर लेंगे तो उससे हमारी टाइम भी बचेगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, और हमारा जो वाटर लॉगिंग है वो भी हमारी क्या हो जाएगी? सेव हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया बच्चों? तो इसीलिए हम इन मॉडर्न वेज का यूज कर रहे हैं। पुराने टाइमों में ऑक्स यूज होता था। आज भी जिन फार्मर्स के पास लेजर वगैरह के लिए मनी प्रॉब्लम्स हैं वो ऑक्स का ही यूज करते हैं। वरना जो लोग नॉर्मल फैमिलीज से हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज से हैं, जो फार्मर्स, वो लेजर लैंड लेवलिंग का यूज करते हैं। बिकॉज अगर हम मॉडर्न मेथड की तरफ जाएंगे तो हमारी थोड़ी सी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो समझ में आया बच्चों कि हम प्लफिंग क्यों करते हैं, या हमारे लिए लेवलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? ताकि हमारी क्रॉप जो है वो उसे इवनली डिस्ट्रीब्यूशन मिले, चाहे वो वाटर का हो, चाहे वो न्यूट्रिएंट्स का हो। समझ में आया स्टूडेंट्स? हम पढ़ेंगे सोइंग। ठीक है, अभी हम ये मान के चलते हैं कि हमने अपना जो फील्ड है उसे हमने क्या कर लिया है? लेवल कर लिया है, उसकी जो लेवलिंग है वो डन हो चुकी है। अब हमें क्या करना है? सोइंग करनी है। तो बच्चों, सोइंग क्या होती है? सोइंग के लिए हमें गुड क्वालिटी सीड्स चाहिए होते हैं। सोइंग का मतलब क्या होता है? बीज लगाना। फसल के लिए हमें क्या करना है? बीज लगाने हैं और फसल जो है उसे उगाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जो फसल है उसके लिए बीज को सो करना पड़ेगा। जो सीड्स हैं हमारे, वो कैसे होने चाहिए? गुड क्वालिटी सीड्स होने चाहिए, जो क्लीन हो, हेल्दी हो और बहुत अच्छी यील्ड दे सकें। ठीक है, हमें कैसे सीड्स यूज करने हैं? गुड क्वालिटी सीड्स यूज करने हैं, जो कैसे हो? क्लीन हो, जो हेल्दी हो और अच्छी यील्ड हमें दे सकें। हमें ऐसे सीड्स लेने हैं और हमें राइट वैरायटी चूज करनी है। देखो बच्चों, हर एक जगह का एटमॉस्फेयर अलग अलग होता है। कहीं पे जो हमारा क्लाइमेट है वो अलग अलग होता है, कहीं पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, कहीं पे टेम्परेचर कम होता है। जैसे आप माउंटेन एरिया ले लो, वहाँ पे थोड़ी ठंडी होती है, लेकिन जो हमारा प्लेन एरिया है लाइक हरियाणा, पंजाब, यहाँ पे क्या होता है? जो मौसम है वो मॉडरेट रहता है। तो हर एक एरिया का अपना एक क्लाइमेट सिचुएशन होती है। वैसे ही बच्चों, हर एक एरिया का अपना एक
वाटर का भी लेवल होता है, कहीं का पानी मीठा होता है, कहीं का खारा होता है, तो हर एक जगह का पानी भी अलग अलग होता है। वैसे ही मिट्टी की भी वैरायटी अलग अलग होती है। तो हमारे एरिया के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो मौसम, मिट्टी, पानी, इनको देखकर ही हमें हमारे सीड की क्वालिटी चूज करनी चाहिए। अगर हम सोचें कि अगर हम माउंटेन एरिया वाला सीड्स यहाँ लगा देंगे तो बच्चों उससे हमें कोई भी गुड प्रोडक्शन नहीं मिलेगी, हमें यील्ड का अमाउंट नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है, हमें राइट वैरायटी चूज करनी है। और वो कैसे पता चलेगी हमें? सॉइल के ऊपर, क्लाइमेट के ऊपर, इरिगेशन टाइम के ऊपर और बाकी सभी फैक्टर्स के ऊपर। अब देखो बच्चों, जो हमारी इंडिया के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है, आपने सुना होगा कि अलग अलग मिनिस्ट्री होती है। अभी आप छोटे हो, एसएसटी में आपने पढ़ा होगा कि अगर हम एक कंट्री की बात करते हैं तो वहाँ पे एक गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट जो क्या करती है, उनके अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। वैसे ही एक डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर का। तो जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक नेशनल सीड कॉरपोरेशन जो है ऑर्गेनाइज किया है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन, जो क्या करता है, क्वालिटी ऑफ सीड्स को चेक करता है। अब हमारे पास देखो बच्चों, जो गवर्नमेंट होती है वो बेसिकली 3 लेवल्स पे होती है। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्री लेवल, यानी जिसे हम नेशनल लेवल बोलते हैं, फिर होती है स्टेट लेवल के ऊपर, जो हमारे जैसे स्टेट को, जो हमारे जो इंडिया है वो आपने सुना होगा वो स्टेट्स में डिवाइडेड है, तो एक स्टेट लेवल मिनिस्ट्री होती है। और थर्ड टाइप की जो मिनिस्ट्री होती है वो हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है। तो जो हमारी स्टेट लेवल सीड कॉरपोरेशन है, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, जहाँ पे इन सीड्स को लेकर रिसर्च हो रही है, डे बाय डे क्या हो रही है बच्चों, रिसर्च हो रही है। किसको? सीड्स को लेकर, सीड्स की क्वालिटी को लेकर, सीड्स की जो, अगर हम देखें सीड्स की वैरायटी को लेकर, तो वहां से हमें डेली अच्छी गुड क्वालिटी के सीड्स जो हैं वो मिलते हैं अकॉर्डिंग टू सॉइल, क्लाइमेट और इरिगेशन मेथड। तो वहाँ पे लैबोरेटरीज डेवलप्ड हैं जहाँ पे हम अपने सीड्स की टेस्टिंग कर सकते हैं कि हमारे सीड्स गुड हैं या नहीं हैं। आपने देखा होगा कि जो राइस आते हैं वो बहुत वेराइटीज़ में होते हैं, है ना। मम्मा बोलते हैं ना ये खिचड़ी वाले राइस है, कई चावल जो होते हैं, राइस होते हैं, वो लंबे लंबे होते हैं, लॉन्ग बासमती राइस होते हैं। तो बहुत ज़्यादा क्वालिटी होती है बच्चों। क्रॉप्स की भी आपने देखा होगा कि शिमला मिर्चें होती हैं, वो भी अलग अलग तरह की होती हैं। गोभी में भी वैरायटी होती हैं। और शिमला मिर्च के कलर भी अलग अलग होते हैं, कोई येलोइश कलर में होती है, कोई ग्रीन कलर में होती है, कोई रेड कैप्सिकम होती है। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास सीड की क्वालिटी के ऊपर ही क्रॉप की क्वालिटी डिपेंड करती है। जैसा आप सीड लगाओगे वैसी ही आपकी क्रॉप की क्वालिटी हो जाएगी। इसीलिए बच्चों जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है या जो हमारी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, वो सीड्स की क्वालिटी पे डे बाय डे टेस्टिंग कर रही हैं। अब बच्चों जो सीड्स हैं उनकी टेस्टिंग होती क्यों है? ताकि उनके अंदर हमें क्या मिले? प्योरिटी। और क्या मिले? रेजिस्टेंस टू डिसीज। अगर हमारे सीड की क्वालिटी अच्छी होगी तो वो जो फसलों में लगने वाली बीमारियां होती हैं उनका खतरा कम हो जाएगा। तो जो हमारे सीड्स हैं अगर वो गुड क्वालिटी के होंगे तो वो ज़्यादा रेजिस्टेंस मेंटेन कर लेंगे। किसके लिए? डिसीज और पेस्ट के लिए। ठीक है। फिर देखो अगर हमारे सीड गुड क्वालिटी के होंगे तो उनमें जर्मिनेशन भी जल्दी होगी। जर्मिनेशन यानी उनके अंदर ये जो पौधे बनने की प्रोसेस है वो फास्ट होगी। और उनके अंदर जो जर्मिनेशन भी होगी या जो पौधे भी बनेंगे वो कैसे होंगे? बहुत ज़्यादा घने पौधे होंगे। फिर है बच्चों अगर हम देखें तो जो हमारा रीजन का क्लाइमेट होता है, जैसे मैं नॉर्दर्न इंडिया के हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, यहाँ पे जो हमारा क्लाइमेट होता है वहाँ पे नॉर्मल बारिश है और नॉर्मल ही मिट्टी पाई जाती है। वाटर लेवल भी बिल्कुल नॉर्मल कंडीशंस में है। तो यहाँ पे यहाँ के रीजन के हिसाब से जब हम वो सीड्स बोएंगे तो उनकी एक सुटेबिलिटी होती है रीजन के क्लाइमेट को लेकर, और वही उसकी हेल्थ होती है। यानी कि सीड की एक अपनी हेल्थ होती है ताकि वो उस रीजन में प्रॉपरली मेंटेन कर सके, उस रीजन में प्रॉपरली ग्रो कर सके। ठीक है।
फिर देखो बच्चों, हम डैमेज्ड सीड्स को हेल्दी सीड्स से अलग कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपको चेक करना हो, दिस इज अ एक्टिविटी हाउ वी कैन सेपरेट डैमेज्ड सीड्स फ्रॉम हेल्दी सीड्स। तो आपको करना क्या है, आपको सीड्स को वाटर में डालना है। आपको अपने जितने भी सीड्स हैं उनको पानी में पुट कर दो, वाटर के अंदर डाल दो। तो आपके जो डैमेज्ड सीड्स होंगे वो कैसे होते हैं, डैमेज्ड सीड्स होते हैं होलो, लाइटर। ठीक है, डैमेज्ड सीड्स कैसे होते हैं बच्चों, होलो एंड लाइटर। तो वो क्या करेंगे, वो वाटर पे फ्लोट करेंगे। वो क्या करेंगे, फ्लोट ऑन वाटर। ठीक है, लेकिन जो हमारे गुड और हेल्दी सीड्स होते हैं वो पानी में डूब जाते हैं। जो हमारे गुड और हेल्दी सीड्स होंगे वो क्या करेंगे, वो पानी में डूब जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपका गुड सीड होगा तो वो क्या करेगा, पानी के अंदर डूब जाएगा, यानी सिंक इन वाटर। और जो हमारे खाली सीड होंगे, जो हमारे होलो सीड होंगे, वो क्या करेंगे, पानी पे फ्लोट करेंगे। तो आप एक ये एक्टिविटी करके भी सीड की क्वालिटी का पता कर सकते हो कि आपके सीड गुड क्वालिटी के हैं या बैड क्वालिटी के। आपको जस्ट एक गिलास पानी लेना है, उसके अंदर सीड डाल दो। अगर आपके सीड पानी में डूब गए तो मतलब गुड क्वालिटी थे, अगर आपके सीड पानी में नहीं डूबे तो मतलब बैड क्वालिटी थे। ठीक है, अब जब हम बच्चों सोइंग करते हैं तो हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो जब भी हम सोइंग करेंगे तो हमें किस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि सीड्स हेल्दी होने चाहिए और गुड क्वालिटी के होने चाहिए, वरना क्या होगा कि आपकी क्रॉप ग्रो ही नहीं होगी, आपकी क्रॉप प्रोडक्शन ही नहीं देगी और हमने ये जो इतनी मेहनत की है वो वेस्ट हो जाएगी। इसीलिए हमें ध्यान देना है कि हमारे सीड्स क्या होने चाहिए, हेल्दी होने चाहिए और हाई क्वालिटी के होने चाहिए। और अगर हम उन्हें प्लांट करें तो वो प्रॉपर डिस्टेंस पे प्लांट होने चाहिए। जैसे मान लो इस रो में प्लांट करना है तो वो प्रॉपर डिस्टेंस पे हमें मेंटेन करनी है, ताकि उन सभी को प्रॉपर लाइट, प्रॉपर स्पेस, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल एंड वाटर मिल सके। इसीलिए हमें क्या करना है, उनको प्रॉपर डिस्टेंस पे सो करना है। फिर आपको ध्यान देना है बच्चों, जब आप सीड्स लगा रहे हो कि उसके अंदर प्रॉपर आपको अच्छे से नीचे की तरफ दबाने हैं। अगर आप ऊपर ऊपर लगा दोगे, मतलब मिट्टी के ऊपर रख दोगे, तो कोई पंछी उड़ता हुआ आपके सीड्स को खा जाएगा। अगर कोई जानवर, मान लो चूहे हैं, वो आपके सीड्स को ढूंढ ढूंढ कर खा जाएंगे। फिर आप सोचोगे कि हमारी फसल होगी, लेकिन हमारी फसल तो चूहे पहले ही खा चुके हैं, क्योंकि जब हमने बीज डाले थे तो हमने ध्यान नहीं दिया, हमने उनको अंदर की तरफ नहीं लगाया, हमने बाहर ऊपर ऊपर रख दिए, तो वो चूहे थे, जो हमारे चिड़िया थी, कबूतर थे, वो खा गए सारे। तो हमें कोई भी क्रॉप जो है उसकी प्रोडक्शन नहीं मिलेगी। तो बच्चों ये आपको ध्यान रखना है कि आप थोड़ा सा डीप उसको डीप सो करो, ताकि आपकी जो क्रॉप है वो एनिमल्स एंड बर्ड से प्रोटेक्ट हो सके। ठीक है, और इतने भी डीप नहीं लगाने हैं। कहीं आप ऐसे सोचो कि मिट्टी के बहुत अंदर डीप लगा दो, तो आपको उतने भी डीप नहीं लगाने हैं, क्योंकि अगर आप उतने डीप लगाओगे बच्चों तो उन्हें एयर नहीं मिलेगी, वो सांस नहीं ले पाएंगे, उनके जर्मिनेशन नहीं हो पाएगी। तो हमें हर एक चीज करते हुए ध्यान रखना है कि हमारा जो सिस्टम है वो प्रॉपरली मेंटेन हो, हमारे जो बीज हैं वो प्रॉपरली लगे। ठीक है, फिर आती है बच्चों नर्सरी। नर्सरी की जरूरत क्यों पड़ती है, नर्सरी होती क्या है। देखो बच्चों, हम क्या करते हैं, कुछ पौधे नर्सरीज में उगाए जाते हैं बड़े लेवल पे, जैसे कि राइस। राइस को बीजों से नहीं लगाया जाता, राइस की पैडी राइस लगाई जाती है। ठीक है, तो कुछ प्लांट्स लाइक पैडी, फॉरेस्ट प्लांट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स, उनको हम कहाँ लगाते हैं, नर्सरी में। नर्सरी में उनको बच्चों की तरह देखभाल की जाती है। उनके जो बीज होते हैं, बीजों को प्रॉपर केयर, प्रॉपर एटमॉस्फेयर प्रोवाइड किया जाता है, ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सकें। और उसे जब वो ग्रो हो जाते हैं तो उन्हें फील्ड में, यानी कि उन्हें क्रॉप के लिए ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। ठीक है, फिर उन्हें ट्रांसप्लांट किया जाता है। जैसे ये देखो, हमने यहाँ पे ये पौधे लगाए हैं, तो हम इसे क्या बोलेंगे बच्चों, हम इसे बोलेंगे नर्सरी।
इस नर्सरी के अंदर हमने ये पौधे लगाए हैं, लेकिन हमें ये पौधे लगाने कहाँ पे हैं? हमें ये लगाने हैं खेतों में, यानी फील्ड्स के अंदर। और फील्ड्स के अंदर जब हमें पौधे लगाने हैं तो हमें इनको क्या करना पड़ेगा? यहां से ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा उस खेत के अंदर। ठीक है, तो हम नर्सरी इसीलिए लगाते हैं ताकि हम हमारे जो पौधे हैं उनको प्रॉपर एटमॉस्फेयर में उगा सकें। ठीक है, फिर है हमारा एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। हम मैन्योर और फर्टिलाइजर क्यों ऐड करते हैं? ताकि जो हमारी क्रॉप है वो बहुत अच्छे से उग सके। हम जो हमारी क्रॉप है, अगर देखो बच्चों, अगर आपका ये खेत है, इसमें आपने पहले विंटर के अंदर जो है वो क्रॉप्स प्रोड्यूस की, फिर आपने उनसे प्रोडक्शन ली, यील्ड ली, फिर इसको हटा दिया। अब आप समर में लगाना चाह रहे हो। ठीक है, हम समर में लगाना चाह रहे हैं तो क्या होगा कि जो मिट्टी है, मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स है वो तो विंटर क्रॉप के टाइम खत्म हो गए, तो अब उसके अंदर मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई है, तो हमें मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स डालने पड़ेंगे, तभी हम अपनी फसल लगा पाएंगे। तो हम क्या करते हैं? उसमें मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं ताकि हमारी मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर क्या हो? न्यूट्रिएंट्स इंक्रीज हो। न्यूट्रिएंट्स इंक्रीज होंगे तो हमारे जो प्लांट्स हैं वो क्या होंगे? हेल्दी ग्रो होंगे। ठीक है, उनके अंदर क्या होगी? हेल्दी ग्रोथ होगी। ठीक है, उनके अंदर क्या होगी? हेल्दी ग्रोथ होगी। अगर हम क्या करेंगे? अगर हम मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स सेम एक प्रॉपर अमाउंट में सॉइल में ऐड करेंगे तो जो हमारी मिट्टी के अंदर प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट इंक्रीज हो जाएगी और जिससे हमारी हेल्दी जो फसल है वो ग्रो होगी। अब देखो बच्चों, मैन्योर कौन कौन से होते हैं? तो मैन्योर्स क्या होते हैं हमारे पास? देखो, आपने देखा होगा कि एक तो नेचुरल ऑर्गेनिक मैन्योर होता है जिसमें सबसे ज्यादा यूज किया जाता है काउ डंग। ठीक है, सबसे ज्यादा क्या यूज किया जाता है? काउ डंग। और आपका डोमेस्टिक वेस्ट, जितना भी डोमेस्टिक वेस्ट होता है, जैसे आपकी सब्जियों के छिलके हो गए, किचन के अंदर चाय पत्ती हो गई, या कोई भी वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट, उनको क्या किया जाता है? मिट्टी के अंदर एक बहुत बड़े खड्डे के अंदर सभी को, जैसे आपके जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो लीव्स झड़ जाती हैं उनको इकट्ठा किया जाता है, वो डाले जाते हैं। जो हमारा किचन वेस्ट होता है वो डाला जाता है, एनिमल वेस्ट होता है वो डाला जाता है, और उससे मैन्योर प्रिपेयर किया जाता है। और ये बच्चों इको फ्रेंडली भी है, क्योंकि इससे हमारी धरती पर कूड़ा करकट यानी गार्बेज की वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी। हमें हमारी अर्थ को गार्बेज फ्री बनाना है तो सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक मैन्योर बेस्ट है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? अर्थ को गार्बेज फ्री बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? नेचुरल ऑर्गेनिक मैन्योर, जिसके अंदर आपके पास क्या होगा? रो मैन्योर होगा, कॉम्पोस्ट होगा और ग्रीन मैन्योर होगा। तो अब हम पढ़ते हैं रो मैन्योर के बारे में। रो मैन्योर क्या होता है? रो मैन्योर इज अ मिक्सचर ऑफ कैटल एंड डोमेस्टिक वेस्ट, यानी जितना हमारा डोमेस्टिक वेस्ट होता है वो सारा किस में जाता है? रो मैन्योर में जाता है। फिर है कंपोस्ट। कंपोस्ट क्या होती है? जो हमारे प्लांट होते हैं और जो एनिमल रेजिड्यूज होता है वो सारे क्या होते हैं? कंपोस्ट। फिर आता है ग्रीन मैन्योर। तो ग्रीन मैन्योर क्या होता है? ग्रीन मैन्योर होती है जो आपकी फसल, जैसे आपने फसलें काट ली, उसके बाद जो फसल के रेजिड्यूज बच गए, ठीक है, जो फसल के रेजिड्यूज बच गए वो क्या होते हैं? हमारे ग्रीन मैन्योर होती है। तो हम इन तीनों को मिलाकर फील्ड्स के अंदर डालते हैं, जिसकी वजह से हमारे फील्ड्स की क्रॉप की क्वालिटी इंक्रीज होती है। और इसका हमें सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? इसका हमें सबसे बड़ा बेनिफिट है कि ये जो मैन्योर है, नेचुरल ग्रीन मैन्योर, एक तो ये हमारे जो एनवायरनमेंट है उसको क्लीन रखता है, हमारे एनवायरनमेंट में गार्बेज की प्रॉब्लम खत्म होती जा रही है। और सेकंड हमें क्या बेनिफिट है कि ये हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को ऑर्गेनिक वे में इंक्रीज कर रहा है, जिसका हमें भी कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि फसलें तो ह्यूमंस खाएंगे ना, हम लोग खाएंगे। अगर हम केमिकल्स खाएंगे तो हम लोगों को बीमारियां हो जाएंगी, लेकिन अगर हम ऑर्गेनिक खाएंगे तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इसीलिए बच्चों ऑर्गेनिक मैन्योर सबसे बेस्ट होता है।
फिर है बायो फर्टिलाइजर्स। बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? जिसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग और एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बनाने के लिए। कौन कौन से होते हैं? राइजोबियम, प्लीज आप इनको याद रखिएगा। कौन कौन से होते हैं? राइजोबियम होता है, एजोबैक्टर होता है, एल्गी होती है, और क्या होता है? माइकोरिज। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होते हैं? ये सबसे ज्यादा क्या करते हैं? फॉस्फोरस की अमाउंट को इंक्रीज करते हैं। किसमें? पपाया एंड सिट्रस प्लांट में। एक्चुअली में बच्चों ये क्या करते हैं? नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। ये क्या करते हैं बच्चों? नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, जो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। जो क्या करता है? सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है, और जिसकी वजह से हमारी क्रॉप प्रोडक्शन अच्छी होती है। फिर है बच्चों वर्मी कंपोस्ट। ये क्या होती है? अर्थवॉर्म से मिलकर बनती है। अर्थवॉर्म्स मैं अभी आपको बता रही थी कि बहुत बड़े खड्डे में दबा दिया जाता है सारे ऑर्गेनिक वेस्ट को, तो वहां पे केंचुए छोड़ दिए जाते हैं, अर्थवॉर्म छोड़ दिए जाते हैं। वो उन्हें किस में कन्वर्ट कर देते हैं? वो उसे मैन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो हम उसे क्या बोलेंगे? वर्मी कंपोस्ट। तो ये भी एक टाइप है मैन्योर का। अब देखो बच्चों, अगर हमें सॉइल रिप्लेनिश करनी है तो उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा? या तो हम ऑर्गेनिक मैन्योर डाल सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं? केमिकल फर्टिलाइजर डाल सकते हैं। मान लो आपकी सॉइल में पोटेशियम की कमी हो गई, फास्फोरस की कमी हो गई, तो आप या तो क्या करो कि हम ऑर्गेनिक मैन्योर डालें, या दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास? दूसरा ऑप्शन है हमारे पास कि हम केमिकल फर्टिलाइजर्स भी डाल सकते हैं। फिर क्या है कि अगर आपके पास मान लो कि आपकी 2 फसलें उग गई, ठीक है, आपने विंटर लगा ली, समर लगा ली, तो कुछ टाइम बाद जो हमारा फील्ड है उसे खाली छोड़ देना चाहिए, वरना आपकी जो सॉइल है उसके न्यूट्रिएंट्स एक टाइम बाद खत्म हो जाएंगे, और जो हमारी सॉइल है वो इनफर्टाइल हो जाएगी, उसके अंदर फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारी क्रॉप प्रोडक्शन नहीं होंगी। तो या तो हम क्या करें? ऑर्गेनिक मैन्योर ऐड करें, या हम क्या करें? केमिकल फर्टिलाइजर ऐड करें, या हम क्या कर सकते हैं? हमारे फील्ड को कुछ टाइम के लिए ओपन छोड़ सकते हैं, खाली छोड़ सकते हैं, या एक ऑप्शन हमारे पास और है कि हम क्रॉप रोटेशन करें। ठीक है, अलग अलग क्रॉप्स लगाएं ताकि मिट्टी के अंदर दोबारा से न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो क्या हो सकें? रिप्लेनिश हो सकें। जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो धीरे धीरे जो है दोबारा से जनरेट हो सकें, खत्म ना हो। इसीलिए हमें क्या करना है? हमें मेथड्स लगाने हैं। या तो हम ऑर्गेनिक मैन्योर से डाल के कर सकते हैं, या हम केमिकल फर्टिलाइजर्स कर सकते हैं, और अदर ऑप्शन क्या है हमारे पास? केमिकल फर्टिलाइजर या क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन करोगे तो क्या होगा कि आपकी फसल जो है वो बार बार अलग अलग सीजन में अलग अलग फसल लगाओ, ताकि आपकी सॉइल में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो रिप्लेनिश हो सकें। फिर है बच्चों प्रोज एंड कॉन्स ऑफ यूजिंग फर्टिलाइजर्स। अगर आप फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हो तो आपको क्या बेनिफिट है, क्या लॉस है? प्रोज यानी बेनिफिट, कॉन्स यानी नुकसान। तो बच्चों हमें क्या बेनिफिट है फर्टिलाइजर्स को यूज करने का? अगर हमारी सॉइल में कोई न्यूट्रिएंट्स कम हो चुके हैं, अगर हमारी सॉइल में कुछ न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू कम हो चुकी है, अगर हम फर्टिलाइजर्स डाल देंगे तो वो न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनका अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा, और हमारी गुड प्रोडक्शन होगी, हमारी बेटर यील्ड होगी। किसकी? व्हीट की, पैडी राइस की एंड मेज की। तो हम क्या कर सकते हैं? केमिकल्स यूज करके पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट को इंक्रीज कर सकते हैं, और जिसकी वजह से यील्ड जो है वो ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन अगर हम ज्यादा यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स करेंगे तो बच्चों ये केमिकल्स हैं। ये क्या हैं? केमिकल्स, जिसकी वजह से जो क्रॉप हमें मिलेगी अगर हम उसे खाएंगे तो हमें हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे, और ये क्या करेंगे? ये सॉइल को जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसको कम कर देंगे, और जो पानी खेतों से होकर नदियों में जाएगा या कैसे भी, क्योंकि इसमें केमिकल्स होंगे तो ये हमारे पानी को भी पोल्यूट कर देंगे। यानी कि जो हमारे फर्टिलाइजर्स हैं वो हमारे लिए पॉल्यूशन कर रहे हैं,
किस किस का पोल्यूशन कर रहे हैं बच्चों? वो वाटर पोल्यूशन कर रहे हैं और सोइल की जो फर्टिलिटी है उसको भी कम कर रहे हैं। और जो फसलें हमें मिलेगी बिकॉज वो केमिकली जनरेटेड हैं, बिकॉज उनमें केमिकल्स का यूज हुआ है, तो वो भी हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होंगी, उनसे हमें बीमारियां होनी शुरू हो जाएंगी। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूं कि ऑर्गेनिक मैन्योर इज बेटर देन फर्टिलाइजर, बिकॉज पहली बात तो ये सॉइल के अंदर क्या करता है, ह्यूमस को इंक्रीज करता है, सॉइल को फर्टाइल बनाता है, सॉइल के अंदर वाटर जो है उसको होल्ड करने की कैपेसिटी इंक्रीज करता है, सॉइल को पोरस बनाता है और सॉइल के अंदर गैसेस का एक्सचेंज यानी एयर जो है उसकी होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो जाती है, और जिसकी वजह से हमारे जो माइक्रोब्स हैं, माइक्रोब्स कौन कौन से मैंने आपको बताए थे, राइजोबियम है ना, एल्गे, फंगे जो भी हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। जो जो हमारे इको फ्रेंडली माइक्रोब्स हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, वो माइक्रोब्स इंक्रीज हो जाएंगे। इसीलिए ऑर्गेनिक मैन्योर बेटर है फर्टिलाइजर से, क्योंकि ये ह्यूमस इंक्रीज कर रहा है सॉइल में, जो हमारी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है उसे इंक्रीज करता है, सॉइल का टेक्सचर इंप्रूव करता है और सॉइल को पोरस भी बनाता है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि सॉइल के अंदर जो एयर होल्डिंग कैपेसिटी है वो भी बढ़ रही है, जिसकी वजह से वो इजीली गैसेस का एक्सचेंज कर सकता है, और गैसेस के एक्सचेंज की वजह से हमारे जो सीड्स हैं वो वेल तरीके से क्या होंगे, जर्मिनेशन होगी उनमें, और हमारे जो माइक्रोब्स हैं उनका नंबर भी इंक्रीज हो जाएगा। अब है बच्चों क्रॉप रोटेशन। क्या होती है क्रॉप रोटेशन? क्रॉप रोटेशन होती है कि जो हमारा नॉर्दर्न इंडिया है लाइक हरियाणा, पंजाब स्टेट्स, तो यहाँ पे हमारे जो फार्मर्स हैं वो यूज करते हैं लेग्यूमेज का, ठीक है। एक जगह तो वो क्या करते हैं, दाल उगाते हैं, एक जगह क्या करते हैं, दाल उगाते हैं। क्यों? ताकि हमारी जो सॉइल है उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम ज़्यादा हो सके, इसीलिए वो लेग्यूम्स का यूज़ करते हैं, और दूसरे सीजन में वो वीट लगाते हैं। इससे हेल्प किसकी होती है, नाइट्रोजन को रिप्लेनिश करने में। नाइट्रोजन जो है वो ज़्यादा फिक्स हो जाता है ऐसे करने से। जो हमारे लेग्यूमिनियस प्लांट्स होते हैं बच्चों, उनके अंदर जो उनकी रूट होती है वहाँ पे क्या कंटेन होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। वहाँ पे क्या कंटेन होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया कंटेन होता है, जो क्या करता है, फिक्स करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, जो क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है, और हमारे जो प्लांट हैं उसे ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। देखो बच्चों क्रॉप रोटेशन क्या होती है, एक फसल के बाद दूसरी फसल लगाई जाती है, एक बार दालों वाली फसलें लगाई जाती हैं, एक बार अनाज वाली फसलें लगाई जाती हैं। जो दाल वाली फसलें होती हैं उनकी वजह से नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम जल्दी होता है, प्रोसेस फास्ट होती है, और जो अनाज वाली फसलें लगाई जाती हैं उनकी वजह से क्या होता है कि वो नाइट्रोजन जो ज़्यादा अमाउंट में होती है वो यूज़ हो जाती है। तो इसी तरीके से कि बार बार यही प्रोसेस अगर हम करेंगे तो हमारी क्रॉप की फर्टिलिटी भी, जो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी है वो भी कम नहीं होगी। अब है बच्चों इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है, वाटर की सप्लाई करना जो हमारी क्रॉप है। तो बच्चों जब भी हम वाटर की सप्लाई करेंगे तो अगर हमारा कोई भी प्लांट है उसके अंदर क्या होता है, 90% वाटर, प्लांट में क्या होता है बच्चों, 90% वाटर होता है, और इसको प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट चाहिए। कोई भी पौधा है उसको क्या चाहिए, प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, पानी चाहिए, फर्टिलाइजर्स चाहिए, उन्हें मिनरल्स चाहिए, और क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो जो जर्मिनेशन होती है बच्चों सीड्स की, जब हम सोइंग करते हैं तो जो जर्मिनेशन ऑफ सीड्स है उसे क्या चाहिए, उसे वाटर रिक्वायरमेंट चाहिए। उसे क्या चाहिए, वाटर रिक्वायरमेंट, क्योंकि जर्मिनेशन ऑफ सीड ड्राई जगह पे नहीं होती, जर्मिनेशन ड्राई प्लेस पे नहीं होती, इसीलिए हमें क्या चाहिए, हमें एक्सेस वाटर चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि जो वाटर होता है उसे लार्ज अमाउंट में,
जो है वो फसलों में दिया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इरिगेशन। क्योंकि इससे क्या होता है कि जो सोइल के न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो किस में डिसॉल्व हो जाते हैं, वो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं और वो पौधे के सभी प्लांट्स के पार्ट्स तक पहुंच जाते हैं। और इसकी वजह से जो फसलें हैं, पानी की वजह से उनके अंदर हॉट या फिर मान लो कि गर्मी की वजह से या सूर्य की तपिश की वजह से अगर उनको गर्मी की प्रॉब्लम होती है तो वो भी कम हो जाती है। इसीलिए हमें पौधों के अंदर यानी क्रॉप के अंदर इरिगेशन की रिक्वायरमेंट है। तो समझ में आया बच्चों कि हमें क्रॉप के अंदर इरिगेशन क्यों चाहिए, ताकि हमारे पौधों को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो सॉइल के साथ वाटर में मिल जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो मिट्टी है उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सभी पौधों तक पहुंच जाते हैं। अब देखो बच्चों, इरिगेशन की जो टाइम एंड फ्रीक्वेंसी है वो किस तरीके पे डिपेंड करती है। हमें कितनी इरिगेशन चाहिए, कब चाहिए, वीक में 2 बार चाहिए, 3 बार चाहिए, ये सब किस पे डिपेंड करता है कि आपकी सॉइल कैसी है, आपका क्लाइमेट कैसा है, तो द वेराइटी ऑफ क्रॉप और टाइप ऑफ सोल। उसके बाद कि आपका सीजन कैसा चल रहा है। अगर विंटर सीजन है तो हमें भी पानी की रिक्वायरमेंट कम होती है, लेकिन अगर हमारा सीजन समर सीजन होता है तो हमें पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। ठीक है, अगर हमारा सीजन समर होता है तो हमें पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, और अगर हमारा सीजन विंटर होता है तो हमें पानी की ज़रूरत कम होती है। ऐसा क्यों होता है? समर सीजन के अंदर पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि बच्चों जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से वाटर का क्या होता है, इवेपोरेशन। क्या होता है? इवेपोरेशन ऑफ वाटर होता है। तो बच्चों दिस इज द मेन रीजन, दैट्स व्हाई वी यूज वाटरिंग या वी नीड वाटरिंग मैनी टाइम्स। अगर हमें ज़्यादा हम देखें ना तो समर में ही वाटरिंग की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि जो वेपोरेशन है उसकी रेट इंक्रीज हो जाती है और जो हमारी सॉइल है उसके अंदर पानी जो है कम हो जाता है, जिसकी वजह से सॉइल क्या हो जाती है, ड्राई हो जाती है। इसीलिए समर्स के अंदर जो वाटरिंग है वो ज़्यादा करनी पड़ती है। ठीक है, फिर है बच्चों सोर्स ऑफ इरिगेशन। तो सोर्स ऑफ इरिगेशन क्या होता है? पुराने टाइमों में बच्चों लोग कुएं यूज करते थे, वेल, पॉन्ड, रिवर्स, और आजकल के टाइमों में यूज किए जाते हैं ट्यूबवेल्स। ठीक है, आजकल के टाइम में क्या यूज किया जाता है, ट्यूबवेल। तो यानी कि सोर्स ऑफ इरिगेशन क्या है, ट्यूबवेल, कैनाल, रिवर्स एंड वेल, ये आज के सोर्स ऑफ इरिगेशन है। फिर देखो बच्चों ट्रेडिशनल में क्या होते थे कि हमारे पास ऐसे क्या होती थी, नदियां होती थी, तालाब होते थे, तो उनसे खेतों में पानी दिया जाता था। रास्ता निकाल के उनसे खेतों में पानी लाया जाता था। तालाब हो गए, या फिर आप ये मान लो कि छोटे छोटे से नदियाँ, छोटे छोटे से तालाब जहाँ से हम खेतों में पानी देते थे। लेकिन मॉडर्न टाइम में हम क्या यूज़ करते हैं, फुहारा सिस्टम हो गया, स्प्रिंकलर सिस्टम हो गया पानी देने के लिए। आज के टाइम में स्प्रिंकलर सिस्टम और फुहारा सिस्टम ज़्यादा यूज़ किया जाता है इरिगेशन के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम कहाँ काम आता है बच्चों? जहाँ पे पानी जो है लैंड अनइवन होती है, जहां पे क्या होती है, लैंड अनइवन होती है और आसपास नदियां नहीं होती, वहां पे हम क्या करते हैं, हम स्प्रिंकलर सिस्टम यूज करते हैं। इसमें परपेंडिकुलर पाइप्स होती हैं जिनमें रोटेटिंग नोजल होता है। वो जैसे मान लो कि ये यहाँ पे एक नोजल है, तो ये इतने एरिया में, इतने सर्क्यूलर एरिया में पानी को जो है फैला सकती है। इतने सर्कुलर एरिया में पानी फैलाया जा सकता है। इनके ऊपर नोजल्स लगी होती हैं और इन सबको मेन पाइपलाइन से कनेक्ट किया जाता है। इनको किससे किया जाता है? मेन पाइपलाइन से कनेक्ट किया जाता है और बहुत हाई प्रेशर जो है वो लगाया जाता है, जिसकी वजह से ये जो पानी है वो नोजल्स के थ्रू सारी जगह स्प्रिंकल हो जाता है। जो नोजल्स के थ्रू सारी जगह क्या हो जाता है बच्चों, स्प्रिंकल हो जाता है। तो ये जो हमारी स्प्रिंकलर सिस्टम है ये कहाँ पे काम आता है? जहाँ पे बेसिकली लैंड अनइवन है और सफिशिएंट वाटर सप्लाई नहीं है।
और हम कहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं? आपने पार्क देखे होंगे, आपने लॉन देखे होंगे, वहां पे भी हम इनको यूज कर सकते हैं। किसे? स्प्रिंकलर सिस्टम को। वाटर प्लांटेशन के लिए या कॉफी प्लांटेशन के लिए भी हम वाटर को यूज कर सकते हैं। कहाँ पे? जहां पे हमारे पार्क होते हैं, जहां पे लॉन होते हैं, जहां पे टी प्लांटेशन की जाती है या कॉफी प्लांटेशन की जाती है, वहां पे हम क्या करते हैं? स्प्रिंकलर सिस्टम को यूज करते हैं। फिर बच्चों अगला सिस्टम है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम कहाँ पे काम आता है? जहां पे पानी अवेलेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, जहां पे वाटर अवेलेबल नहीं है, वहां पे हम यूज करते हैं किसे? ड्रिप सिस्टम को। तो ड्रिप सिस्टम में क्या होता है कि वाटर की वेस्टेज बिल्कुल खत्म, नो वाटर ऑफ वेस्टेज, नो वेस्टेज ऑफ वाटर। क्यों? क्योंकि हम रूट्स के पास ही ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी को डालते हैं। हम क्या करते हैं? पानी को ड्रॉप बाय ड्रॉप बिल्कुल रूट्स के पास डालते हैं। तो वो हमारा क्या होता है? ड्रिप सिस्टम होता है। और ये काम कहाँ आता है? फ्रूट प्लांट्स में, गार्डन्स में और ट्रीज में। ठीक है, जहां हमें फ्रूट प्लांट होते हैं, गार्डन्स होते हैं और ट्रीज होते हैं, हम क्या करते हैं? अगर आपके पास बाल्टी भर के भी पानी होगा ना, तो आप बिल्कुल रूट के पास डालते हो। तो ये हमारा क्या होता है? ड्रिप सिस्टम होता है, जहां पे हम क्या करते हैं? जहां पे बिल्कुल हमारी रूट होती है, वहां पे पानी जो है वो डाला जाता है। अब बच्चों मान लो अब मैंने आपको इरिगेशन के बेनिफिट्स बता दिए, तो आप सोचते होगे कि पानी तो बहुत जरूरी है, लेकिन बच्चों एक्स्ट्रा पानी भी खतरनाक है। अगर आप ओवर वाटर्ड कर दोगे अपने प्लांट्स को तो वो मर जाएंगे, वो हमें क्रॉप नहीं देंगे। तो ओवर इरिगेशन इज हार्मफुल। ओवर इरिगेशन क्या है? ज्यादा क्वांटिटी में पौधों को पानी देना। तो ओवर इरिगेशन भी हार्मफुल है। क्यों? अगर हम अंडर इरिगेशन करेंगे तो हमारी जो क्रॉप्स हैं, अगर हम बहुत ज्यादा पानी वो कर देंगे तो पूरे फील्ड के अंदर फ्लड लाइक कंडीशन हो जाएगी, सारी फसलें पानी में डूब जाएंगी, उनकी जो रूट्स हैं वो गल जाएंगी, डैमेज हो जाएंगी और वो हमें फ्रूट नहीं दे पाएंगे। तो जो एक्सेस वाटर होता है वो भी हमारी क्रॉप को डैमेज करता है। जो हमारे सीड्स हैं वो प्रॉपरली जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वहां तो सारी जगह पानी ही पानी होगा, एयर होगी ही नहीं। और एयर की एब्सेंस में सिर्फ वाटर की प्रेजेंस के अंदर जो हमारे सीड्स हैं उनकी जर्मिनेशन खत्म हो जाएगी। जो हमारी रूट्स हैं वो भी प्रॉपर ग्रो नहीं करेंगी, जो हमारी रूट्स हैं उनकी भी प्रॉपर ग्रोथ नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि हमारी जो सॉइल है उसके अंदर सिर्फ पानी ही पानी होगा, एयर तो होगी नहीं। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब पानी ज्यादा अमाउंट में हो जाता है तो सॉइल में एयर होल्डिंग कैपेसिटी भी डिक्रीज हो जाती है। तो सॉइल के अंदर एयर होगी नहीं तो सीड्स जर्मिनेट नहीं करेंगे, रूट्स ग्रो नहीं करेंगी। और जो वाटर है अगर हम देखें तो वाटर ज्यादा इवेपोरेशन होगी। अगर आपने ज्यादा वाटर डाल दिया आपके फील्ड में, ज्यादा वाटर कर दिया, आपने बहुत ज्यादा इरिगेशन कर दी तो खेतों में पानी भर जाएगा। जब खेतों में पानी भर जाएगा बच्चों तो ज्यादा इवेपोरेशन प्रोसेस होगी, और ज्यादा इवेपोरेशन होगी तो पानी में जो सोल्ट की क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से भी हमारी फसलें डैमेज हो जाएंगी। तो हमारी सॉइल फर्टिलिटी भी इफेक्ट होगी, हमारी सॉइल फर्टिलिटी भी डैमेज होगी। और रूट्स जो हैं वो पौधे की बिल्कुल सॉइल के डीप तक नहीं जा सकेंगी, ना ही वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर पाएंगी। और अगर वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगी तो वो प्रॉपर तरीके से ग्रोथ भी नहीं कर पाएगी। तो जब तेज हवाएं चलेंगी तो हमारे पौधे टूट फूट के गिर जाएंगे, क्योंकि हमारी जो रूट्स हैं उनकी पकड़ मजबूत नहीं होगी सॉइल के साथ। और जब हमारी रूट्स की पकड़ सॉइल के साथ मजबूत नहीं होगी तो जैसे ही थोड़ी बहुत भी ठंडी हवा चलेगी, तेज हवा चलेगी, हमारे पौधे टूट जाएंगे और हमारी क्रॉप जो है वो सारी की सारी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। यानी कि जब हम खेतों में पानी का लेवल ज्यादा कर देंगे, ओवर इरिगेशन कर देंगे, तो उससे हमारे पौधे मर सकते हैं, हमारी सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इवेपोरेशन ज्यादा होगा जिसकी वजह से साल्ट का अमाउंट भी बढ़ जाएगा और हमारी रूट्स की पकड़ मजबूत नहीं हो पाएगी।
फिर बच्चों हम प्रोटेक्शन कैसे करें वीड से, जिसे हम क्या कहते हैं, वीडिंग। तो जब हमारे अननेसेसरी पौधे लग जाते हैं हमारी फसल के बीच में, जब अननेसेसरी प्लांट्स अपने आप ग्रो हो जाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, उन्हें हम वीड्स कहते हैं। और रिमूवल ऑफ वीड्स क्या कहलाता है, वीडिंग कहलाता है। तो रिमूवल ऑफ वीड्स जो है वो क्या है, वीडिंग। तो हमें करना क्यों है वीड्स को रिमूव, क्योंकि अगर वीड्स हमारे पौधों के साथ लगेंगे बच्चों तो क्या होगा बच्चा पार्टी, वो आपके न्यूट्रिएंट्स, आपके पौधों के न्यूट्रिएंट्स खा जाएंगे। ऐसे होता है ना जब हमारे रिलेटिव्स कजन्स आते हैं हमारे घर पे तो हमें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो हमारे लिए वीड्स हैं। मम्मा हमारे लिए जो चॉकलेट्स लाती हैं वो खुद खा जाते हैं, हमें तो देते ही नहीं है। वैसे ही जो पौधों के अंदर अनवांटेड कजन पार्टिकल आ जाते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, वीड्स कहते हैं। वो पौधों के न्यूट्रिएंट्स खा जाएंगे, पौधों को ना स्पेस मिलेगा, हमें भी स्पेस नहीं मिलता ना हम अपना टीवी शो देख सकते हैं बिकॉज वो लोग देख रहे होते हैं, ना ही वो हमें खाने पीने के लिए देते हैं, मम्मा से डांट और पड़वा देते हैं। तो वही चीज पौधों के साथ होती है, जब वीड्स लग जाते हैं बच्चा पार्टी तो वो जो पौधे होते हैं उनको प्रॉपर स्पेस नहीं मिलता, उनको प्रॉपर लाइट नहीं मिलती, उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, जिसकी वजह से हमारी क्रॉप की यील्ड खराब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और कई बार कई वीड्स इतने घटिया होते हैं, इतने खतरनाक होते हैं कि अगर हम गलती से उनको क्रॉप के साथ खा गए तो हम भी खत्म, हमारी भी जयमाता दी हो जाएगी। लेकिन इसीलिए हमें वीड्स को स्टॉप करना है, हमें वीड से अपनी फसल को प्रोटेक्ट करना है। क्लियर हुआ? तो वीडिंग, इसीलिए हमें वीडिंग यानी रिमूवल ऑफ वीड्स करना है। अब देखो फार्मर रिमूव कैसे करते हैं वीड्स को, या तो आप अपने हाथों से कर सकते हो, यू कैन यूज, फिर या हम क्या कर सकते हैं, हम टीलिंग करते हैं। जब हम क्रॉप्स की सोइंग करते हैं उससे पहले टीलिंग करते हैं, जो उसके अंदर एक्स्ट्रा जो भी पौधे प्रेजेंट होते हैं उनको रिमूव कर देते हैं। और क्या करते हैं बच्चों, हम वीडीसाइड्स यूज करते हैं। वीडीसाइड्स क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो वीड्स को खत्म कर देते हैं लेकिन हमारी क्रॉप को अफेक्ट नहीं करते। जो क्या करते हैं, हमारी क्रॉप को तो बचा लेते हैं लेकिन हमारे जो वीड्स होते हैं उनको खत्म कर देते हैं। और क्या यूज किया जाता है बच्चों, खुरपी यूज की जाती है। खुरपी से हम क्या करते हैं, जो अनवांटेड प्लांट होते हैं उन्हें थ्रो कर देते हैं। यहां पे हमने एक वीडीसाइड का नाम लिखा हुआ है। वीडीसाइड का नेम है जैसे नैफ्थलीन, एसिटिक एसिड, एट्राजाइन, ठीक है, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ठीक है, कौन कौन से, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, नैफ्थलीन एसिटिक एसिड एंड एट्राजाइन। तो ये हमारे वीडीसाइड्स हैं जिनको हम खेतों में डालकर हमारे वीड्स को रिमूव कर सकते हैं। अब है बच्चों हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या होती है, हमारे क्रॉप की कटिंग, हमारे क्रॉप को वेल तरीके से उससे यील्ड निकालना, वो क्या होती है, हार्वेस्टिंग। जब हम इसे मैच्योर करते हैं तो जो हमारी क्रॉप्स होती हैं, लाइक सीरियल क्रॉप्स होती हैं जो हमें अनाज देती हैं, वो कितने मंथ में मैच्योर होती हैं, 3 और 4 मंथ में। लाइक व्हीट, राइस, लाइक मेज, ये कितने मंथ में मैच्योर होती हैं बच्चों, 3 और 4 मंथ में। अब जैसे हमारे फेस्टिवल्स होते हैं हार्वेस्टिंग के साथ होते हैं, जैसे हरियाणा एंड पंजाब में फेमस फेस्टिवल होता है बैसाखी, जो कि कनक के साथ मनाया जाता है। जब हमारी जो वीट की फसल है वहां से हमें कनक ऑब्टेन होती है तब हम क्या मनाते हैं, बैसाखी का त्योहार मनाते हैं। वैसे ही हमारे जो साउदर्न पार्ट है वहां पे पोंगल मनाया जाता है चावल के टाइम पे, ठीक है। हम होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, ठीक है। ये क्यों मनाए जाते हैं फेस्टिवल, क्योंकि हमारी क्रॉप सब मैच्योर होती हैं और हमें हार्वेस्टिंग मिलती है उनसे। या तो आप इसे मशीन से कर सकते हो अपने हैंड से, या फिर आप कंबाइन मशीन्स लगा सकते हो। मैन्युअली भी किया जा सकता है, मशीन से भी किया जा सकता है। तो हार्वेस्टिंग क्या है, कलेक्टिंग ऑफ क्रॉप, कटिंग ऑफ क्रॉप व्हेन इट बिकम्स मैच्योर। फिर है बच्चों, हम हार्वेस्ट हमने कर लिया। अब जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं, आपने देखा होगा कि जो कनक के पौधे होते हैं, जिसे बल्लियां भी कहा जाता है, गोल्डन कलर के वो पौधे होते हैं जिनके अंदर कनक के दाने होते हैं। लेकिन हमें वो पौधा नहीं चाहिए, हमें तो कनक के दाने चाहिए, हमें व्हीट के जो ग्रेन्स हैं वो चाहिए, हमें वो प्लांट्स नहीं चाहिए। तो उनको अलग करना पड़ेगा,
उनको अलग करते हैं हम विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस थ्रेशिंग। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मशीन चल रही है, जो प्लांट है वो साइड में निकल गए, देखो ये जो मशीन थी वो चल रही थी, जो हमारे हस्क पार्टिकल थे वो साइड में हो गए, और जो हमारे मेन ग्रेन्स थे वो हमारे एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे। तो दो तरीके से होता है, या तो आप क्या करो कि मशीन का यूज करो, या आप मैन्युअली करो। तो मैन्युअली में क्या किया जाता है, बहुत सारे पौधे इकट्ठे करके पटक पटक के उनसे दाने अलग किए जाते हैं, हस्क अलग किया जाता है। तो देयर आर टू प्रोसेसेस, एक तो मैन्युअल होती है, एक मशीन होती है। तो ये जो हम मशीन से कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या होता है, विनोइंग, इसको विनोइंग प्रोसेस भी बोलते हैं, जिसमें हम हस्क सेपरेट करते हैं सीड से। हम क्या करते हैं, हस्क सेपरेट करते हैं सीड से, ग्रेन से। तो हस्क को जो है, हस्क जो हवा में उड़ जाता है क्योंकि वो लाइटर होता है, और जो हमारे सीड होते हैं वो हैवियर होते हैं, तो वो नीचे गिर जाते हैं। तो हम इस तरीके से भी इनको अलग कर सकते हैं, और ये प्रोसेस क्या कहलाती है, हमारी थ्रेशिंग कहलाती है। इसके बाद है बच्चों कि हम ग्रेन्स की प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं। अब आपने हार्वेस्टिंग तो कर ली, लेकिन अब हमें क्या करनी है, प्रोटेक्शन करनी है। तो हम क्या यूज कर सकते हैं, हम क्या करें, इनको सन में सुखा लें। सुखा लेंगे तो उनमें मॉइस्चर खत्म हो जाएगा, तो हम क्या कर सकते हैं, मॉइस्चर से बचा सकते हैं। फिर क्या कर सकते हैं, इनको जूट बैग में, आपने देखा होगा कि बोरियों में आता है, कनक होती है वो भी बोरियों में आती है, चावल होती है तो भी बोरियों में आते हैं। हम इन्हें क्या कर सकते हैं, जूट बैग में या मेटालिक कंटेनर्स। आपने देखा होगा कि घरों में कनक वाले ड्रम होते हैं बड़े बड़े, उन ड्रम में कनक को स्टोर किया जाता है, व्हीट ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है। तो हम मेटालिक यूज भी कर सकते हैं, और हम जूट बैग्स भी यूज कर सकते हैं। और अगर हम लार्ज स्केल की बात करें, तो हम इन्हें ग्रेनरीज में स्टोर करते हैं, और इनके अंदर क्या किया जाता है बच्चों, ताकि कीड़े ना लगें, चूहे ना लगे, इनमें नीम की पत्तियां सुखाकर डाली जाती हैं, क्योंकि नीम की पत्तियां कड़वी होती हैं तो जानवर नहीं लगते। तो ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड एट होम टू प्रोटेक्ट फूड ग्रेन्स। और बड़े गोडाउन्स में हम क्या यूज करते हैं, केमिकल्स का यूज करते हैं, क्योंकि वहां पे जो हमारी ग्रेन की क्वांटिटी होती है वो बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पर होती है। तो बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पर ग्रेन की क्वांटिटी होने की वजह से हमें क्या करना पड़ता है, केमिकल ट्रीटमेंट करना पड़ता है। और हमें क्या करना पड़ता है, हमें उनको प्रॉपरली सुखाना पड़ता है, ताकि उनके अंदर से ह्यूमस खत्म हो जाए, उनमें मॉइस्चर रिमूव हो जाए। उन्हें ड्राई बैग्स में स्टोर करना पड़ता है, उन्हें ऐसी जगह पे रखना पड़ता है जहां पे बिल्कुल भी मॉइस्चर ना हो, जहां पे बिल्कुल भी वाटर का कांटेक्ट ना हो, जहां पे रेन ना आती हो। और जो स्टोरेज एरियाज होते हैं उन्हें वेल वेंटिलेटेड किया जाता है। अगर हम हवा नहीं रखेंगे बच्चों, तो ये जो सीड, जो हमारे ग्रेन्स हैं वो खराब हो जाएंगे। और हमें प्रिकॉशंस रखनी पड़ती हैं जब भी हम स्टोरेज करते हैं। आपको ऐसे लगता है कि आपके घरों में ग्रेन्स ऐसे ही आ जाते होंगे? बहुत मेहनत लगती है बच्चों ग्रेन्स को ग्रो करने के लिए, तो हमें उनकी स्टोरेज भी प्रॉपर वे से करनी पड़ेगी। अगर हम उसमें मॉइस्चर छोड़ देंगे तो हमारे जो ग्रेन्स हैं वो खराब हो जाएंगे। अगर उसके अंदर एयर नहीं हुई तो हमारे ग्रेन्स में फफूंद लग जाएगी। इसीलिए हमें बहुत केयर करनी पड़ती है, और अगर हमने केयर नहीं की तो उनमें इंसेक्ट्स जो हैं वो जन्म ले लेंगे, इंसेक्ट्स हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा कीट पतंगे हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारी फसल डैमेज हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद आता है बच्चों फूड फ्रॉम एनिमल्स। तो हम एनिमल से भी फूड ऑब्टेन कर सकते हैं। एनिमल्स को बहुत लार्ज स्केल पर पाला जाता है फूड ऑब्टेन करने के लिए, और जहां पे हम एनिमल्स को रखते हैं वो क्या होती है, एनिमल हस्बेंड्री होती है। जैसे यहाँ पे हमने मुर्गियां स्टोर कर रखी हैं, यहाँ पे हमने मछलियां स्टोर कर रखी हैं, यहाँ पे हमने गायों को पाला है, और यहाँ पे हम भेड़ पाल रहे हैं, है ना, शिप्स पाल रहे हैं। तो अलग जैसे हम लोग फार्मिंग करते हैं वैसे ही एनिमल हस्बेंड्रीज बनाई जाती हैं फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्टिंग मीट, वूल एंड मिल्क। इवन हनी के लिए भी मधुमक्खियों को पाला जाता है। हम क्या करते हैं, एनिमल्स को पालते हैं, उनकी ब्रीडिंग पालते हैं, उनकी
केयर करते हैं। क्यों? ताकि हमें उनसे मीट मिल सके, वूल मिल सके, मिल्क मिल सके, एग मिल सके। और जो मोस्ट ऑफ द फेमस हस्बेंड्रीज हैं इंडिया में वो क्या है? फर्स्ट वन इज बी कीपिंग, यानी मधुमक्खियां पालना, जिनकी वजह से हमें शहद मिलता है। नेक्स्ट वन इज कैटल फार्मिंग। फिर है हमारे पास डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग में हमें क्या मिलता है? दूध मिलता है। फिश फार्मिंग, जिसमें हमें मछलियां मिलती हैं। पोल्ट्री फार्मिंग, जिसके अंदर हम मुर्गियों को रखते हैं और हमें अंडे मिलते हैं। नेक्स्ट आता है शिप फार्मिंग। शिप फार्मिंग यानी जहां से हम भेड़ों को पालते हैं। तो देखो, बी फार्मिंग यानी हमने क्या पालनी है? मधुमक्खियां। कैटल फार्मिंग, जहां पे छोटी छोटी बिल्लियां पाली जाती हैं। डेयरी फार्मिंग, जहां पे भैंसों को रखा जाता है, गायों को रखा जाता है, ताकि हम उनसे बल्क क्वांटिटी में दूध निकाल सके। दूध की वजह से हम पनीर, मक्खन, बहुत सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं। हम अपना डेयरी बिजनेस चला सकते हैं। फिर है बच्चों फिश फार्मिंग। आपने देखा होगा कि जो हमारा साउदर्न एरिया है वो बहुत ज़्यादा फिशेस खाते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि फिशेस जो हैं वो बिगेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है, तो इसीलिए फिश फार्मिंग भी की जाती है। फिर है बच्चों पोल्ट्री फार्मिंग, जिसके अंदर हम छोटे छोटी मुर्गियां पालते हैं अंडों के लिए। फिर आती है हमारी शिप फार्मिंग, जहां पे भेड़ों को पाला जाता है वूल के लिए। ठीक है, तो अब है देखो बच्चों, हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि जब हम बहुत बड़े लार्ज स्केल पर कोई फसल को लगाते हैं, कोई पौधों को लगाते हैं, तो उसे क्रॉप कहा जाता है। इंडिया में बेसिकली 3 टाइप की क्रॉप्स होती हैं, रबी, खरीफ एंड जैद क्रॉप्स। और हमें 7 प्रोसेसेस लगती हैं क्रॉप को उगाने के लिए, जिसमें पहली आती है सॉइल की प्रिपरेशन। तो हमें सॉइल प्रिपेयर करनी पड़ती है बाय टिलिंग, बाय लेवलिंग, बाय प्लफिंग। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं? सीइंग ऑफ सीड करते हैं। हमें गुड वैरायटी ऑफ सीड्स देखने पड़ते हैं ताकि हमारी अच्छी वैरायटी ऑफ फसल हो सके, क्रॉप हो सके। फिर क्योंकि हमारी सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, तो हमें सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बढ़ाने के लिए, न्यूट्रिएंट्स को इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ता है? फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स ऐड करने पड़ते हैं। ठीक है, फिर हमें उनके अंदर सप्लाई ऑफ वाटर भी करनी पड़ती है एट रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर, जिसे हम क्या कहते हैं? इरिगेशन कहते हैं। फिर हमारे जो हानिकारक पौधे होते हैं, जो हमारे लिए जरूरी प्लांट्स नहीं होते, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, उन्हें भी रिमूव करना पड़ता है, जिसे हम क्या कहते हैं? वीडिंग कहते हैं। और हार्वेस्टिंग के अंदर क्या होता है? हम मैच्योर क्रॉप को कट कर लेते हैं। हम क्या करते हैं बच्चों? मैच्योर क्रॉप को कट करते हैं। फिर अगर हमारी जो हार्वेस्टिंग है उसमें ग्रेन्स को सेपरेट किया जाता है चाफ से, हस्क से, उसे हम कहते हैं थ्रेशिंग। और फिर हमें करनी होती है प्रॉपर स्टोरेज करनी होती है, ताकि हमारी जो फसल है वो खराब ना हो। और अगर हम फूड ऑब्टेन करते हैं एनिमल से, तो वो क्या कहलाती है? हमारी एनिमल हस्बेंड्री। और जिसके लिए हम जो है एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं, और हम एनिमल से हमारे बिजनेस या हमारी फूड जो है उसको रिकवर करते हैं। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द बच्चों क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ और सम न्यू एनर्जी के साथ, कुछ नए फैक्ट, कुछ नई नॉलेज। तो बच्चों तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।